नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी और आप एन भारत लाइव देख रहे हैं। आज देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा हुआ है। देश का अन्नदाता आज रेल रोक रहा है। देश का अन्नदाता आज सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर उनके साथ में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर उनकी मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही, आखिर किसान परेशान क्यों हैं। न जाने कितने ही ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ सरकार दे सकती है, लेकिन जवाब देने के बजाय बहुत सारी चीजें किसानों के ऊपर डाल दी गई हैं। कोई इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है, कोई इसे कह रहा है कि यह खालिस्तान का एजेंडा भी है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट, बहुत सारे ऐसे जवाब, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य किसानों के ऊपर लादने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों का यह आंदोलन कहीं ना कहीं अपना रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। पहले मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ में अनिल तलान जी हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महात्मा टिकैत के। और अनिल तलान जी वो शख्सियत हैं, 2021 का वो नजारा मुझे याद आता है जब राकेश टिकैत साहब एक वक्त पे आंदोलन को छोड़ने वाले थे, तो पीछे अनिल तलान ने उनके कंधे पे हाथ रख के कहा था कि राकेश टिकैत आप आगे चलिए, आपके पीछे अनिल तलान और अनिल तलान जैसे कितने ही हजारों और लाखों किसान खड़े। तब जाके उनकी हिम्मत बनी थी और राकेश टिकैत का वो आंदोलन जो है वो सफल हुआ था। मेरे साथ में दो और मेरे सहयोगी हैं, मनीष मेरे साथ में है, टीएन मनीष और राजीव श्रीवास्तव में चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा है किसानों के बारे में और किस तरह की राय उन्होंने रखी, ये जरा देख लेते हैं। देखिए, जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भारत रत्न से सम्मानित किए गए हमारे देश के नेता श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी, वरिष्ठ नेता हमारे, और उन्होंने पूरा जीवन पार्टी को खड़ा करने में, जनसंघ से लेकर के जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ आज हम जिस स्थिति पर खड़े हैं इसमें हमारे उन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी एक विशेष बात है कि इन 2 महीनों में ही यानी 5-5 भारत रत्न देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति महोदया ने निर्णय करके जो दिए हैं, मैं उनका आभारी हूं। चाहे उसमें हमारे कर्पूरी ठाकुर हों, लालकृष्ण आडवाणी हों, चाहे बाद में नरसिम्हा राव हों, चौधरी चरण सिंह जी हों, स्वामीनाथन हों, तो ऐसे देश की महान विभूतियों को और इस प्रकार से सम्मानित करना एक बहुत बड़ा काम है। बजट सेशन में वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। मैंने आह्वान किया था, वो तो बहुत देर कर दी उन्होंने। मैंने तो हर एक सेशन में मैंने कहा 6 महीने बाद लाया करें ताकि हमारी बात को वो सुने। वो सुनते ही नहीं, भाग जाते हैं। इस बार कम से कम सुनने का उनको मौका मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर का कहना था कि किसानों को हम दिल्ली जाने से, देश की राजधानी में जाने से नहीं रोक रहे, बस इतना कह रहे हैं कि आप ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं छोड़ दीजिए, आप बाकी चीजों से जाइए। इसका जवाब हमें अनिल तलान साहब देंगे। लेकिन अनिल तलान जी, आपके पास आने से पहले आपको वो रिपोर्ट में दिखा देना चाहता हूं, चूंकि बहस और चर्चा और जवाबदेही तब अच्छी लगती है जब चीजों को सारी जो दर्शक हैं वो समझ लें। एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर परसों से लेके अब तक क्या कुछ चल रहा है। बेशक हमें मार दें, लेकिन हमारी मांगे मान लें। किसानों का रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू। किसान और सरकार के बीच आज फिर होगी बात। हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं, बोले राकेश टिकैत। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। किसानों का ये प्रदर्शन आज ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि किसान संगठनों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया। वहीं आज किसान नेताओं और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत भी हुई है। किसानों को रोकने के लिए बीते 2 दिनों से उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं।
उसके अलावा सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रदर्शन को लेकर कहा है कि ऐसा नहीं है कि इस बार हम पीछे हैं। पंजाब जब इकट्ठा होता है तो पूरे देश को जोड़ लेता है, लेकिन पंजाब में कई सारे संगठन बन गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को भारत बंद की कॉल दी है और दूसरे संगठन ने दिल्ली जाने की कॉल दे दी है और रास्ते में है। लेकिन मुद्दा हमारा सबका एक ही है, न हम किसानों से दूर हैं और न हमारे लिए दिल्ली दूर है। इसलिए सरकार बातचीत से समाधान निकाले। जब दिल्ली में आंदोलन था तो 40 बड़े नेता थे और हम सब यहाँ से गए 2 साल पहले। तो उसके बाद जत्थेबाजी सारी इकट्ठा नहीं है, मुद्दे सारे एक हैं और सरकार उनसे बातचीत करके समाधान निकाले। संयुक्त किसान मोर्चा अभी इस आंदोलन से दूर है। ये संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन नहीं है और कल हमारा बंद का कॉल है। जयंत चौधरी के जाने से किसान कोई कमजोर नहीं होगा, क्योंकि किसान सभी पॉलिटिकल पार्टियों को वोट देता है, लेकिन जब आंदोलन होता है तो वो हमारे साथ होता है। ये सब तमाम बातें वो हैं जो राकेश टिकैत ने इस वक्त मीडिया से कही और साफ तौर पर ये भी इशारा दे दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो भी सड़क पर निकल सकते हैं। किसानों के प्रदर्शन को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में संकट आता है मोदी विदेश में रहते हैं, ये किसी जंगल सफारी में व्यस्त रहते हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ और हमारे 40 जवानों की शहादत हो गई तो प्रधानमंत्री मोदी जिम कॉर्बेट की जंगल में शूटिंग कर रहे थे और अब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं। विदेशों में आंसू गैस के गोले, लाठियां और उनके रास्ते में कीलें ठोक दी गई। मोदी जी आप किसानों को आत्महत्या करने की गारंटी दे रहे हैं। आप किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, लेकिन किसान सड़क पर आए तो आप विदेश भागे। ये तमाम बातें संजय राउत ने कही और साफ तौर पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। लेकिन अब देखना होगा कि किसानों का यह आंदोलन कहां जाकर रुकता है, क्योंकि एक तरफ तो किसान अड़े हुए हैं और दूसरी तरफ सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। विपक्षी दलों के नेता भी इस वक्त बीजेपी और सत्ता में बैठी सरकार पर लगातार हावी हो रहे हैं, सवालात पूछ रहे, लेकिन जवाब नहीं है। अब सीधे चलते हैं अनिल जी के पास में, चूंकि अनिल जी से बेहतर शायद किसान आंदोलन के इस पूरे मामले को कोई नहीं समझा सकता। अनिल जी का परिचय मैं आपको दे चुका हूं। अनिल तलान साहब, अनिल साहब, आज का प्रदर्शन अगर देखा जाए 2021 का 2.0 वर्जन कहा जाएगा, क्योंकि उस वक्त भी किसानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया था और अब वही चीज दोबारा देखने को मिल रही है। अनिल जी, 2021 का जो एक आंदोलन था जी, 13 माह तक चलने वाला आंदोलन, जी, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत में जी, इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ होगा। बल्कि मैं कहूं कि विश्व में किसानों का इससे बड़ा आंदोलन नहीं था। लेकिन सरकार ने ये कहकर कि हमसे गलती हुई है, हम उसको माफ़ी मांगते हैं, तीनों उन कानूनों को जिनका किसान विरोध कर रहा था उनको वापस लिया और उन्होंने लिखित में ये दिया था कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, गारंटी कानून बनाएंगे, स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फार्मूला को हम किसान के उत्पाद पर लागू करेंगे। किसान के कर्जा माफी की बातें भी मोदी जी बहुत पूर्व में कह चुके थे। आज भी हम मेन मुख्य मुद्दे जो हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल। और आज उतने समय के बाद जब सरकार ने अपने उन सब वायदों को, अपने उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, तो किसान उनको याद दिलाने के लिए दिल्ली की धरती पर आया है। लेकिन दिल्ली की धरती पर आने से पूर्व सरकार ने जिस तरह से उनका स्वागत किया है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुखद है। आज ऐसे लग रहा है कि हम स्वतंत्र भारत में नहीं, परतंत्र भारत में इस देश का किसान जी रहा है। स्वतंत्र भारत की बातें अगर कही जाती हैं तो एक वर्ग स्वतंत्र भारत में हो सकता है, वो नेताओं का वर्ग हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों का वर्ग हो सकता है, चंद IAS IPS का वर्ग हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान का जहां
100 करोड़ की आबादी का वर्ग आज आत्महत्या के कगार पर इस देश की गलत नीतियों के कारण, नेताओं की, सरकारों की गलत नीतियों के कारण पहुंच गया है। आज अगर हम फिर से ये कह रहे हैं जो सरकार ने किसानों के साथ वायदा किया था उसको आप पूरा करिए, तो उसको सरकार कह रही है कि हम जुल्म कर रहे हैं, हम अत्याचार कर रहे हैं, हम आतंकवाद कर रहे हैं। इस तरह के शब्दों से किसानों को नवाजा जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस देश की सरकार इस बात को कहती है कि अगर हमने स्वामीनाथन कमेटी को लागू कर दिया, एमएसपी पर हमने कानूनी गारंटी कानून बना दिया गया, हाँ। तो निश्चित तौर पर देश कंगाल हो जाएगा। हाँ। देश कंगाल होने की जो एक प्रमाण ये देते हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार को समस्त कृषि उत्पाद खरीदना पड़ेगा। आज भी कम कीमत पर भी देश के किसान का एमएसपी पर उत्पाद नहीं बिकता है। 6% उत्पाद मात्र किसान का बिक रहा है। 94% जो उत्पाद बिकता है वो किसान का कम कीमत पर बिकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक एजेंसी की रिपोर्ट के माध्यम से 1998 में जो रिपोर्ट आई 2020 तक किसान की एमएसपी पर जो कम कीमत मिली वो 45 लाख करोड़ रुपए की थी। अगर उसके कर्जा की बात करते हैं हम 2020 में, तो वो लगभग 11.5 लाख करोड़ के आसपास थी, जहां मात्र 22 वर्षों के दरमियान किसान की जेब से 45 लाख करोड़ रुपया उसका लूट लिया गया 23 जिन्सों पर। अगर हम बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, फलों की बात करते हैं, तो उतना बड़ा अंबार लग जाता है। लगता है कि देश सिर्फ किसान की लूट के पैसे से चल रहा है। इसकी इकोनॉमी जो बनती है, आर्थिक पॉलिसी जो बनती है, वो किसान के लूट के पैसे से बनती है। और सरकार इस बात को कहती है कि अगर हमने किसान को एमएसपी का रेट दे दी, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे दी और उसको स्वामीनाथन कमेटी की C2+50 फॉर्मूला को लागू कर दिया गया, तो देश कंगाल हो जाएगा। समझ में बात ये नहीं आती। एक इस बात को पूरा देश सोचे और समझे कि जहां पर एमएसपी में जितनी जिन्सों को रखा गया है उसकी कीमतों में अगर इजाफा होता है, मात्र 2 माह के दरमियान जब किसान पर उत्पाद आता है तो उसकी कीमतें कम हो जाती हैं, और 10 माह में यहाँ का व्यापारी जब उसको खरीद लेता है तो उसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती हैं। वो किसान को उसकी एमएसपी पर भी कीमत नहीं मिलती। और अगर मैं सब्जियों की, फल की और दूध की बातें करता हूं तो हमेशा उसकी लूट होती है। मैं प्रमाणिक तौर पर बता दूं कि जहां आज लहसुन किसान ने 8 और 10 रुपए किलो में बेचा, आज मार्केट में 500 रुपए किलो खुदरा मार्केट में उसका रेट है। ये कैसे, किस तरह से होता है, सरकार को सोचना चाहिए। जहां देश के उपभोक्ता की भी लूट सरकार करा रही है और देश के किसान की लूट भी करा रही है, फिर वो कौन सा वर्ग है जहां पर सरकार किसान की लूट करा के कौन से वर्ग को इजाफा करती है, कौन से वर्ग को संपन्न कराती है। ना देश का उपभोक्ता संपन्नता महसूस कर रहा है, ना सही कीमत पर वो उपभोक्ता उत्पाद को खरीद पाता है, और ना ही देश के किसान को, उसके उत्पादक को वो कीमतें मिल पाती हैं। इसलिए आज समस्या इस बात की ओर आती है, जहां देश की समस्त राजनीतिक पार्टी हैं, जब कभी चुनाव की बातें आती हैं तो वो किसान को सभी राजनीतिक पार्टियां सजवाग दिखाने की कोशिश करती हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं, 2006 में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई, 2014 तक हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार रही। 8 साल तक उसको इस बात की सुध नहीं आई कि हमको स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए, लेकिन आज उसको सुध आ रही है। और मैं इस बात को कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर समस्त राजनीतिक पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये महात्मा टिकैत ने बहुत पूर्व में सन 1987-88 में कहा था कि हिंदुस्तान के सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन आज भी वो बातें प्रमाणिक होती हैं। इस देश को लूट लिया गया है, इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया गया है। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, जहां पर चौधरी चरण सिंह को यहां पर भारत रत्न से नवाजा गया है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, उनकी मंशा थी कि इस देश का किसान संपन्न होना चाहिए। और एक बात उनको बता दूं मैं, परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, इस देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता है। आज उनको करना चाहिए था, जिस देश के किसान के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा संघर्ष किया और ताजीवन संघर्ष करते रहे, आज सरकार को करना चाहिए था कि जब स्वामीनाथन जी को और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया तो उनकी मंशा को पूरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसका राजनीतिकरण किया। मैं दुर्भाग्य की बात मानता हूं कि भारत रत्न जैसी उपाधि का अगर राजनीतिकरण हो रहा है तो इस देश के नेताओं की मंशा ठीक नहीं है।
अनिल जी, ये विपक्ष वाला जो मामला आपने उठाया, इस पे जो है इसको पूरा समझेंगे, टीएन मनीष के पास में आएंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आपसे उससे पहले पूछना चाहता हूं। चूंकि आप जब स्टूडियो में आए, चैनल में जब आए, भारत में आने से पहले पुलिस ने आपको आपके साथियों के साथ में गिरफ्त में लिया, आखिर मामला क्या था, किस लिए गिरफ्त में लिया, कैसे छूटे, वो जरा थोड़ा बताइए दर्शकों को। ये सरकार ने यहां पर जो पाबंदी लगा रखी है, हाँ, हम गाजीपुर बॉर्डर से जैसे ही आगे बढ़े, हाँ, तो वही पाबंदियां जो अन्य बॉर्डरों पर हैं वो वहां पर भी देखने को मिली। हम वहां पर बैठ जाते हैं, बहुत पुलिस बल जो पहले से लगा रखा था वो हमारे पास आया और बहुत जबरदस्ती करके हम लोगों को वो कौशाम्बी थाने में ले गया है। वहां पर ले जाकर हम लोगों को बिठा दिया है। हमने उनसे कहा था कि हम सरकार को सिर्फ उसके वायदों को याद दिलाने के लिए आए हैं। हम उस थाने में अब भी बैठे हुए हैं और हमारा बिल्कुल ये संकल्प है कि जब तक किसानों की बातें नहीं सुनी जाएंगी, हम जब तक उस थाने में बैठे रहेंगे या हम गाजीपुर बॉर्डर पर बैठेंगे, हम वहां से वापस नहीं जाएंगे। तो अनिल जी को जो है, उनकी टीम को जो है कौशाम्बी में वहां पर ले जाके छोड़ा है। अब टीएन मनीष की बारी है। टीएन मनीष, अनिल जी ने साफ तौर पर एक बात क्लियर कह दी है और मैसेज भी दे दिया है, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, इस वक्त जलते चूल्हे में सिर्फ रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। संजय रावत का बयान भी आपको मैंने कुछ देर पहले सुनाया था और इससे पहले जिन्हें कितने ही बयान जो है बाकी तमाम पार्टियों के नेताओं के आ चुके हैं। क्या वाकई शुभचिंतक आपको लगती है? अनिल जी के हिसाब से तो शुभचिंतक नहीं है वो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था तमाम आधुनिकता के बावजूद कृषि आधारित है। और इस अन्नदाता के साथ में जिस तरह का पूरा की पूरा मामला 2021 से हो रहा है, इन्होंने कहा कि हम अपने 3 काले कानून वापस लेते हैं और हमसे गलतियां हुई, हमें माफ करो। सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गए। 2 साल उस वाक्य को हो गए। आखिर क्या कारण है कि तमाम तरह के नीति निर्धारक होने के बावजूद, आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होने के बावजूद, जो अर्थव्यवस्था को समझते हैं, जो वित्त को समझते हैं, जो जीडीपी को समझते हैं, जो किसान को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या है, उसके बाद भी अगर एमएसपी सहित तमाम चीजों पर आप स्वामीनाथन, जिन्होंने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए और जो अपने आप में एक तरह से मैं कहूं कि हिंदुस्तान की खेती बाड़ी को नई दिशा और दशा देने वाली शख्सियत रही, आपने उसको भारत रत्न तो सियासी तौर पर दे दिया, लेकिन क्या आपने उनकी सिफारिशों को माना? तो एक तो ये दोहरा चरित्र, दूसरा विपक्ष की जहां तक बात है, 2004 से लेकर 14 तक पूरा मामला था और ये जो रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन की, यूपीए के कार्यकाल में आई थी। उस समय कांग्रेस क्या सो रही थी? आज क्यों राहुल गांधी हिमायती बन रहे हैं? आज क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे हिमायती बन रहे हैं? अगर ये सब एकजुट है धरती पुत्र, तो क्या उनकी एकजुटता को और राजनीतिक आंदोलन को आप राजनीति की रोटियां सेकने का तवा बनाएंगे, वो भी सियासी साल में? इस समय सियासी हमारा चुनावी साल है और चुनावी साल में अभी पूरी तरह से सारे लोग सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, इसमें तमाम तरह की जो बातें पिछली बार भी आई थी, क्या इंटेलिजेंस था, क्या इनपुट था, किस तरह की चीजें थी जो ये बता रही थी कि यहां पर खालिस्तान है, ये है, वो है, तमाम चीजें। तो मेरा कहना है, देश की जनता के सामने असली, नकली, फसली तीनों तरह के चरित्र सामने आना चाहिए। अगर किसानों के आंदोलन में, मैं खुल करके कह रहा हूं, अगर असली के अलावा नकली और फसली हैं, फसली हो सकते हैं लेकिन नकली है कि नहीं, ये आंदोलन करने वाले जितने भी अनिल जी जैसे नेता हैं, जो संगठन को चला रहे हैं, जो लोगों को गढ़ रहे हैं, जो लोगों को समझा रहे हैं, वो बताएंगे। लेकिन इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में, और क्या आपने अंतरराष्ट्रीय हालात बना दिए? ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की सीमा है। आपने खंतियां खोद दी, आपने तमाम तरह के बड़े बड़े कीले लगा दी, और उसके बाद आप ये देखिए कि आपने जय जवान जय किसान को जय विज्ञान तक कैसे पहुंचाया इस सरकार ने, कि ड्रोन का इस्तेमाल जो कि विज्ञान की देन है, आप आंसू गैस का गोला उसके सर पर गिराने के लिए कर रहे हैं। ये कौन सी नीति? लेकिन मनीष, किसान भी जो है हर चीज का तोड़ जो है निकाल लेते हैं। उन्होंने जो है गिलियां बोरी रखनी शुरू कर दी। बिल्कुल। अच्छा, राजीव श्रीवास्तव, एक जिक्र किया था अनिल जी ने, और वो जिक्र ये था कि भारत रत्न
जो 2 दिन पहले हम एक बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उस दौरान आपने जो है इस भारत रत्न के पूरे प्रोसेस को समझाया था कि किस तरह से आप इतना एक मतलब तय सीमा में इतने दे सकते हैं, इतने नहीं दे सकते हैं। क्या आपको अगर गुनहगार विपक्ष लगता है 30%, तो 70% आपको सरकार गुनहगार नहीं लगती है? क्योंकि इस देख तो भारत रत्न पे सियासत, रूल बदल देते हैं। दूसरा, किसानों के साथ में ऐसा सुलूक कि जैसे वो एक बॉर्डर पर खड़े, तनातनी चल रही है, लड़ाई चल रही है और आपस में जीतने हारने का सवाल है। क्या आपको गुनहगार नहीं लगती सरकार? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात का जवाब दें उससे पहले अभी आपको बता दें कि चंडीगढ़ में जो बैठक होनी है वो शुरू हो गई है। हाँ। और उसमें किसानों के प्रतिनिधि और जो मंत्री शामिल होने थे सरकार की तरफ से वो पहुंच गए हैं। हाँ। और थोड़ी देर में उसका क्या बातचीत होगी ये पता चलेगा। लेकिन जो भारत रत्न की हम बात कर रहे हैं, सरकार ने जिस तरह से घोषणा की, चौधरी चरण सिंह का नाम उन्होंने लिया, उनको भारत रत्न दिया जाएगा, इसका सबने स्वागत किया। वो देश का कोई भी इंसान, कोई भी बंदा, छोटा बड़ा, सब इस बात से सहमत है कि चौधरी चरण सिंह ने जो किसानों के लिए किया, किसानों के मसीहा रहे, तो उनको ये सम्मान बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज अगर सरकार ने नाम लिया तो सबने इसकी तारीफ भी की है। लेकिन ये मौका था चुनाव का। सबसे बड़ी बात टाइमिंग की बात है। और उसके अलावा भी बता दें, 1 साल में सिर्फ और सिर्फ जो नियम है भारत रत्न देने का, वो 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यहाँ 5 लोगों के नाम अगर घोषित कर दिए गए तो कहीं ना कहीं इस पूरी मंशा के पीछे एक चुनावी सोच थी, एक राजनीतिक सोच थी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों की जो मांगे हैं वो कोई पुरानी आज की मांग नहीं है, ये पुरानी मांगे हैं। आप कितने सालों से किसान इन मांगों को लेके आंदोलनरत रहा है। पिछली बार जो 2021 में आंदोलन था, सरकार बैकफुट पर नजर आई थी, लेकिन सरकार जब बन गई, जब किसान मान गए और आपने वादा कर दिया किसानों से कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, उसके बाद आप हाथ पे हाथ धरे बैठ गए, आपको नींद आ गई, आप सो गए, आपको ख्याल नहीं रहा कि किसान हमारा कितना परेशान है और उसकी जो मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उनको हमें पूरा करना चाहिए। राजीव श्रीवास्तव, 2 बड़ी बातें सामने आई हैं। अनिल जी, आपके पास में फिर से आना चाहूंगा मैं। जो नेता हैं, जो एक डेलीगेशन अगर हम कहें या नेताओं का समूह कहें, वो किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंच गए हैं, बातचीत शुरू हो गई है। समाधान निकल पाएगा अनिल जी या नहीं निकल पाएगा? पहला सवाल ये, इसी के साथ दूसरा भी ऐड कर देता हूं। 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान जो है हुआ है, वो कहां तक जाएगा और उसमें कौन कौन आपके साथ पे हैं? देखिए, 2 बार वार्ता पहले यही सरकार कर चुकी है। हाँ। और उससे कोई नतीजा निकलकर नहीं आया है। हाँ। तीसरी बार भी जो वार्ता कर रही है, हाँ। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस सरकार को सद्बुद्धि दे और इस देश के बड़े वर्ग को बचाने के लिए जिनकी आज उन बातों को मानने की आवश्यकता है, उनको मानकर ये वहां से वापस लौटें। हम इस प्रार्थना को ईश्वर से करते हैं। लेकिन अगर उम्मीद की बात करते हैं, बहुत एक लंबे समय से कभी किसान के हित में कार्य नहीं किया गया है। अगर इनका चरित्र देखा जाता है, राजनीतिक पार्टियों का और तत्कालिक सरकार का भी, इनका चरित्र उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई किसान का काम करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। दूसरा, जो 16 तारीख के लिए आपने कहा है कि भारत बंद की बातें कही गई हैं। हाँ। भारत बंद की बातें भी एक ऐसे एसकेएम के माध्यम से कही गई। हाँ। हम जिस एसकेएम का हिस्सा हैं जी, वो एसकेएम अराजनीतिक है। और जिस एसकेएम ने पहले से घोषणा करी है, उस एसकेएम के दरमियान मुझे नहीं कहना चाहिए वो लोग हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक राजनीतिक स्वभाव भी, राजनीतिक प्रवृत्ति भी कहीं दिखाई देती है। हाँ। कुछ लोगों ने जिस तरह से एक इससे पूर्व चुनाव में बिना ये कहे कि हम किसी विपक्ष का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का विरोध किया और किसी का फेवर किया था, वो इस बात को दर्शाता है कि उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वभाव है। अच्छा अनिल जी, आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि जो बाकी मीडिया पर जो खबरें चल रही है कि किसान संयुक्त मोर्चा भी जो है कई दौड़ों में बढ़ चुका है, उनमें आपस में नहीं बन रही है, इसमें सच्चाई है कुछ अनिल जी? अब देखिए, एसकेएम अगर 2 हुए हैं, हाँ, तो जाहिर सी बात है, इसको हम कितना भी नकार दें कि ऐसा नहीं है, हाँ, उसको कौन मानेगा? हाँ। एसकेएम यही एक एसकेएम हुआ करता था। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 2 में क्यों बटा ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और उसका कारण यही है, मैं बताना चाहूंगा देश की जनता को इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि किसान के 2 साल के बाद भी किसान के लिए वो आवाज नहीं उठाई गई। और जो आवाज उठाई गई है वो एसकेएम अराजनीतिक के माध्यम से उठाई गई है। और उसको भी कहीं ना कहीं इन लोगों को समर्थन करना चाहिए था। लेकिन समर्थन के नाम पर वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हालांकि कुछ संगठनों ने ये बातें भी कही हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हाँ।
लेकिन किसानों के साथ ये कह देने से मात्र, ऐसे तो सरकार भी ये कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, बिल्कुल, और उसी तरह से ये किसान संगठन भी अगर ये कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, वो बात ठीक मैं नहीं मानता हूं। अच्छा अनिल जी, अगर ये बातचीत चल रही है, अभी जो डेलीगेशन पहुंचा है बातचीत करने के लिए किसानों से, अगर ये विफल रहती है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है? देखिए, अगला कदम जिस तरह से एक लंबा आंदोलन पूर्व में भी चला था, आज भी हमारे पास सिर्फ यही है, प्रजातांत्रिक प्रणाली में हम सरकार को यह बताने की कोशिश करें कि देश किसान की बर्बादी के साथ साथ किसान देश भी बर्बाद हो जाएगा। जहां 100 करोड़ इस देश के अंदर मात्र किसान और खेतिहर मजदूर रहता है, आज सरकार भी 80 करोड़ लोगों को जहां खाना देने की बातें करती है, हम इस बात को कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने की आवश्यकता नहीं थी। 100 करोड़ लोग पहले से ही उस खेती से जुड़े हुए हैं जिस उत्पाद को पैदा करते हैं, जिससे जीवन चलता है, और उसी वर्ग को वो 80 करोड़ लोगों को खाना देने की बातें सरकार कर रही है। और उसके उत्पाद की कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार आज किसान को यह लग रहा है, उसकी मंशा है कि वो किसान को भिखमंगा बनाना चाहती है, और हमारी मंशा है कि किसान के उत्पाद की कीमतें मिलनी चाहिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि एक भी कारखाना अगर एक छमाई भी एक साल के अंदर भी घाटे में जाता है तो वो चलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इस देश का किसान मेहनत करके घाटे में जाने के बावजूद भी किस तरह से इस देश को खाद्यान्न पैदा करके दे रहा है और जीवन चला रहा है। ये सिर्फ इस देश के किसान की हिम्मत है, उसका हौसला है, जो घाटे में जाने के बाद भी उसी कार्य को कर रहा है। मैं आज भी इस आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मैं समस्त किसानों से कहूंगा कि जहां जाति बिरादरी धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा हो रहा है, देश को खंडित किया जा रहा है और देश को बर्बादी की राह पर ले जाया जा रहा है, उससे हमको समस्त किसानों को एकजुट होना चाहिए। हम 100 करोड़ हैं, इस बात को समझना चाहिए। 100 करोड़ की आवाज अगर एकजुटता के साथ जिस दिन उठती है, मैं बिल्कुल पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान की कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, कोई भी सरकार रही हो, हिंदुस्तान के उत्पाद की कीमतें देने से चूक नहीं सकती, उसको देनी ही पड़ेंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो आंदोलन चला है, आज ये आंदोलन गली कूचों तक पहुंचेगा, और अगर किसान की आवाज इस देश की सरकार सुनेगी तो निश्चित तौर पर उसका कार्य उसको करना पड़ेगा। ये देश की सरकार इस बात के इतिहास को गवाह माने। इस देश के अंदर पंजाब की धरती से कभी सरदार भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंकने का जो कार्य किया था, वो इसलिए नहीं था कि किसी की हत्या करना चाहते थे। और आज इस सरकार को हम बता दें, हमने अगर आंदोलन करने की ठानी है, आंदोलन करने के लिए हम आए हैं, तो इस सरकार की ठीक उसी तरह से जैसे फिरंगी हुकूमत के कानों को खोलने का कार्य सरदार भगत सिंह ने किया था, पंजाब की धरती से वो आवाज उठी है। वो इस बात को सुन ले, पंजाब की धरती से उठी हुई आवाज निश्चित तौर पर किसानों की आवाज बनेगी, और किसानों का वो कार्य पूरा करना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता है। जहां बीएम चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, स्वामीनाथन जी ने कहा था, उसको इनको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है टीएन मनीष, अनिल जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि भैया ये आह्वान है, आइए गली कूचों से निकलिए, गांवों से कस्बों से निकलिए, शहरों से निकलिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए उस सरकार के खिलाफ जिस सरकार से हम अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं, तकरीबन 12 मांगे। और दूसरी तरफ ये भी कबूल करते हैं कि जो भारतीय किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा है, वो दड़ों में बंट गया है। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि बंटने के बावजूद भी आह्वान चले और सारे लोग एक जगह आके बैठ जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल किसान अभी तक जो है ना, राजनीति का पूरी तरह से अनजाने में शिकार होता रहा तो नहीं कह सकते, जानकर के शिकार नहीं हो रहा है। और दूसरी बात क्या हो रही है कि किसानों की आड़ में, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये जो रोटी सेकने वाली मामला जो बात है, उससे इनको बचना होगा। और अभी जैसा अनिल जी बता रहे थे कि कितने लोगों ने क्या क्या किया है, तो मैं बता दूं कि 1920 में दाता वाला बॉर्डर इलाका जो हरियाणा और पंजाब के बीच में है, वहां से आते हैं स्वामी सहजानंद। उन्होंने गोरे शासन के खिलाफ इस बात को लेकर आंदोलन छेड़ा था, जब अंग्रेजों का सरकार थी, किसान धरती पुत्र था, कि तुम हमारे अनाज का जो पैसा दे रहे हो वो नाकाफी, और आंदोलन हुआ था। तो ये आजादी के पहले की लड़ाई है। अब तो इसको आपने नाम दे दिया। तो परतंत्र भारत से लेकर के स्वतंत्र भारत तक में देश काल और परिस्थिति ने इसके स्वरूप को जरूर बदल दिया है। लेकिन अभी जो ये बात की जा रही कि एमएसपी देने से कंगाल हो जाएंगे,
मुझे इस बात का जवाब सरकार से भी चाहिए इस पूरी बहस में कि आप बताइए टमाटर जो है किस तरह किसान उगाता है और क्या स्थिति बनती है कि उसको सड़कों पर फेंकना पड़ता है। ऐसी कितनी फसलें, 23 तरह के जो जीन्स हैं उनके साथ में अगर आप एमएसपी कर रहे हैं तो आपको कानूनी गारंटी देकर धरती पुत्रों के साथ आपको नियम विधि सम्मत तरीके से बंधने में परेशानी क्या है? हाँ। आपको कौन सी दिक्कत है भाई? रेवेन्यू आपका आ रहा है ना, आपको रेवेन्यू की कमी तो है नहीं, आपके पास राजस्व के कई साधन है। और दूसरी चीज, किसानों के साथ मंडी में क्या होता है, खाटी पत्रकार के नाते मैंने अब तक देखा है 30 साल की पत्रकारिता में आपकी कि कई जगह, एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर मंडी में किसान अपने आलू प्याज और दूसरी फसल को लेकर के आए, सब्जी को, और उसके साथ में गलत तरह से अनैतिक तौर पर वसूली ना हो। कितनी तरह से हो रहा है और कैसे सरकार पर्ची कटवा रही है, सारी चीजें। और एक तरफ आप ई मंडी की बात करते हैं, आप कॉमर्स की बात करते हैं, ई कॉमर्स की बात करते हैं, आप अंतिम छोर के व्यक्ति के विकास की बात करते हैं कि हम अंत्योदय का विकास करेंगे। ये इस शासन की पार्टी यानी बीजेपी की थीम लाइन है। लेकिन उसमें अंतिम छोर में क्या देश का धरती पुत्र नहीं आता है क्या? अगर आता है तो उसके साथ अन्याय क्यों? और दूसरी बात मैं फिर बोलूंगा कि किसानों को बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो उनकी भीड़ की आड़ में उपद्रव कर रहे हैं और देश के अमन और चैन को कहीं ना कहीं खलल में डालने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ। तब सरकार को पता लगेगा। अगर सरकार के सामने इस तरह की बात इनपुट के साथ नहीं आती है तो माना जाएगा कि किसान वाकई एकजुट। और आपने जो एक बात और कही कि 2 टुकड़ों में किसान हो गया है, मेरा कहना यह है टुकड़े 10 कर दीजिए, लेकिन जो मांगे हैं उसमें जो असली किसान है, मैंने पहले बोला था कि 3 तरह के जो असली किसान है, जिनका स्वार्थ नहीं है, जिनको लगता है कि मेरी मेहनत का, मेरे साथियों की मेहनत का मुझे ये पूरी की पूरी जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए, तो वो कहीं भी किसी टुकड़े में नहीं बटेंगे। ये मेरा चलो, आपकी असली नकली वाली बात का जवाब मैं अनिल जी से लेता हूं। और अनिल जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने कुछ वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर देखे और आपने जिस तरह पंजाब की बात की, आपने कहा कि पंजाब से क्रांतिकारी कदम लगातार उठते आए हैं, हमेशा से उठते आए। आपने भगत सिंह का जिक्र किया। उसी पंजाब की धरती पे एक फ्रूट होता है किन्नू, जिसको बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने उसकी हालत ये देखी किन्नू की कि वो किन्नू जो है सड़कों पर बिखरा हुआ है और किसान उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसकी फसल को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो एमएसपी की बात चल रही है, शायद वहां तक उनका रेट नहीं पहुंच पाया। और दूसरी बात जो टीएन मनीष ने की, क्या वाकई आपको लगता है कि इन असलियों के बीच में नकली किसान भी पहुंचे हुए हैं? देखिए, किसान की अगर बात आती है तो कोई नकली नहीं है। हाँ। सरकार का एक कोई इस तरह का षड्यंत्र हो सकता है कि सरकार किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को भेज दे जो पहले भी हुआ है कि वो उनको षड्यंत्रकारी बताकर इस आंदोलन को विफल करना चाहे। ऐसा ये हो सकता है। हाँ। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, लेकिन किसान की अगर हम बात करते हैं, जितने लोग उसमें शामिल हैं, डल्लेवाल जी की बात करते हैं, वो 80+ के व्यक्ति हैं, कैंसर से पीड़ित भी हैं। आज उनका ये जज्बा है कि वो किसान की इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या उनसे ये अपेक्षा करी जाएगी कि उनको कोई भी इच्छा रही होगी? अगर उनकी इच्छा है तो जीवन में सिर्फ उनकी एक ही इच्छा है कि किसान के लिए जो लड़ाई ता जिंदगी उन्होंने लड़ी है वो पूर्ण होनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी सरकार कहती है कि इसमें नकली किसान घुस गए हैं, तो उन नकली किसानों की जानकारी सरकार को है, किसानों को, हमको नहीं है। हम मात्र यहां पर किसान आए हैं, हम नकली नहीं आए हैं, असली किसान आए हैं। अच्छा अनिल जी, खालिस्तान वाला जिक्र क्या है कि खालिस्तानियों ने पूरा किसान आंदोलन कैप्चर कर लिया, क्योंकि वो खबर भी लगातार जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब क्या हम बता दें कि मां, ये पहले भी जब आंदोलन हुआ था तब भी यही कहा था कि खालिस्तानियों ने उसको कैप्चर कर लिया गया है। लेकिन खालिस्तानियों के कैप्चर करने के बावजूद हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माफी मांगता है उन्हीं किसानों से कि जिनको खालिस्तानी बताया जाता है, और माफी मांगकर ये कहता है कि हमसे चूक हुई है, और फिर ये लिखित गारंटी देता है कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, गारंटी देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। एक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इन झूठी अफवाहों को फैलाता है। ये मैं भी इसको अपने लिए बड़ी शर्मनाक बात मानता हूं कि मुझे देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बातों को कहना पड़ रहा है।
राजीव श्रीवास्तव, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्योंकि अनिल जी ने तो अपना पक्ष जो है रख दिया, वो सीधे तौर पर करे, ना कोई नकली है और ना ही कोई खालिस्तानी, किसानों का मुद्दा है, किसानों की लड़ाई है और बेबाक तरीके से लड़ाई भी जारी है। क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि कहते हैं कि धुआं तो वहीं से निकलता है जहां पर कुछ चिंगारी होती है, कुछ है सच्चाई, कुछ लगता है आपको? देखिए, अनिल जी ने जिस तरह से कहा, पिछले आंदोलन में भी ये बात हुई थी, जब किसानों के साथ कई बार दौर की वार्ता हुई और सरकार ने जब आखिरी दौर की वार्ता की, उसमें ये फैसला किया गया कि आपकी जो मांगे हैं उन पे हम विचार करेंगे और उनको हम तत्काल कुछ समय बाद हम उनको लागू कर देंगे। एमएसपी की भी बात आई थी कि इसको भी हम लागू करेंगे, गंभीरता से इसको लेंगे, लेकिन अब तक किसान की वो मांग पूरी नहीं हुई है। तो निश्चित तौर पे आप एक बात समझिए कि जो किसान पूरी साल मेहनत करता है, बीज से लेके, सिंचाई से लेके, बिजली के खर्चे को लेके बहुत सारे खर्चे करता है और साल भर में उसकी फसल तैयार होती है और बाजार में जाने पे उसको वो मूल्य नहीं मिल पाता है जो किसान को मिलना चाहिए। जैसा अनिल जी ने भी अभी कहा था कि ना उपभोक्ता को फायदा हो रहा है ना किसान को फायदा हो रहा है, तो आखिर फायदा किसे हो रहा है? ये सबसे बड़ी बात है कि जो फसल होती है वो जब बाजार में जाती है तो आम जो उपभोक्ता, जो आम जनता है, उसको भी महंगी मिलती है, लेकिन अगर किसान की हम बात करें तो किसान को भी उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो आखिर जो बीज का प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है? आखिर किसान को मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है? फिर उपभोक्ता दूसरी तरफ चिल्ला रहा है कि उसको महंगाई का सामना करना पड़ा है, सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी हैं, अनाज महंगा है, तो आखिर ये फायदा जा कहाँ रहा है? किसान का यही कहना है कि ना मुझे फायदा मिल पा रहा है ना आम आदमी को फायदा मिल रहा है। चलिए अनिल जी, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप अपने किसान भाइयों को और हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को, जो अनिल जी को सुनना चाहती है और यह पूछना चाहती है कि किसान आंदोलन में अब आगे क्या होगा? मैं समस्त किसानों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से देश बदहाल हो गया है और किसान उसके साथ साथ बदहाल हुआ है, समस्त किसानों को जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर उनको एकजुटता का परिचय देना होगा। और हम इस बात को कहना चाहेंगे, भारतीय संयुक्त मोर्चा अराजनीतिक का किसी भी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कौन सरकार बनाता है, कौन सरकार नहीं बनाता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी सरकार में बैठे रहे या कोई अन्य सरकार में बैठा रहे, लेकिन किसान के उत्पाद की कीमतें उसकी मिलनी चाहिए। अगर नहीं दी जाएंगी तो निश्चित तौर पर आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। मेरा किसानों से प्रार्थना है कि गांव में जागिए आप, जहां आप आज फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं, कर्जा आप देने की स्थिति में नहीं है, आपको निश्चित तौर पर जागरूक होकर आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है। देखिए, एक मैसेज मेरे पास में आया है, खबर आई है, अपडेट उसको मैं बता देता हूं। हरियाणा के हिसार में किसानों की महापंचायत हुई है, जहां पर कुछ बिंदु जो है मेरे सामने आए हैं। टीएन मनीष, आखिरी बात में आपके पास में आऊंगा। इन बिंदुओं को पढ़ने के बाद में ये बताया गया कि रवि आजाद और विकास सीसर की मौजूदगी में यह फैसला लिया गया है, जो पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर जो महापंचायत करवाई है। किसान नेता डल्लेवाल का वीडियो वायरल हुआ है, बोले कि मोदी का ग्राफ डाउन करना है और अब यूपी के किसान पे दिल्ली कूच करें। हरियाणा पुलिस ने नई ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और हरियाणा के गृह मंत्री पर केस दर्ज हो, मुख्य सचिव को यह ज्ञापन दिया गया। यह अपडेट अभी अभी महापंचायत से टीएन मनीष मेरे पास में आई है। देखिए, किसान इस समय पहले वाला किसान नहीं है। भोला है, सीधा है, सादा है, लेकिन अपने हक के लिए इतनी लड़ाई उसने लड़ ली है आजादी के बाद से कि उसके नेताओं को और नीचे तक के लोगों को अब ये समझ में आ गया है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर वहां से अनिल विज जी का, ये जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, अगर उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात हो रही है तो उनके बयान जो थे वो क्या थे ये देखे जाने चाहिए। और 144 की आड़ लेकर के जो किया जा रहा है उस पर भी बात है, क्योंकि सीधे तौर पर उसमें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कह दिया था कि आपने 144 लगाई तो किस आधार पर लगाई? क्या सड़क पर चलने का हक नहीं है? क्या वो अपनी गाड़ियों से नहीं जा सकते? और पंजाब से हरियाणा का रास्ता आप जाम कैसे कर सकते हैं? तो हरियाणा सरकार को उन्होंने बुरी तरह से, अदालत ने भी घेरा था और सवाल उठाए थे और समझाने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर अभी ये जो पूरा की पूरा मामला हो रहा है, ये जो पंचायत हुई है, ये बता रही है कि आज की जो अभी की मीटिंग है, अब से कुछ देर में अगर इसमें इस मसले पर कुछ समाधान नहीं निकलता है, संवाद से विवाद का हल नहीं निकलता है, तो तय मानिए कि दिल्ली कूच वाला जो मामला है
वो पिछले 2021 के हम जो दूसरे संस्करण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी दिशा पर पटरी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। तो चलिए, ये जो पूरा मामला चल रहा है किसान आंदोलन वाला 2.0 का, ये देखना होगा कि किस जगह पर जाकर रुकता है। आज की जो मीटिंग चल रही है वो मीटिंग कामयाब होती है या नहीं होती है, क्योंकि अनिल जी का कहना है कि ऐसी मीटिंग कई बार हो चुकी है जो कि विफल रही है, सरकार की मंशा नहीं है, सरकार सिर्फ और सिर्फ मीटिंग के नाम पर किसानों को लॉलीपॉप देने का काम कर रही है। लगातार किसान मुद्दे पर हमारी नजर बनी हुई है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन भारत से बातचीत करने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। राजीव जी और टीएन मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त जो किसानों का आंदोलन है वो रेल रोको आंदोलन में बदला, वो दिल्ली कूच के आंदोलन में बदला, वो सड़कों से, अगर आप ट्रैक्टर से नहीं जाने देंगे तो वो पैदल आएंगे, वो कारों में आएंगे। अनिल जी को भी गिरफ्तार करके गाजीपुर बॉर्डर से कौशाम्बी पहुंचा दिया गया उनके साथियों के साथ में। लेकिन आह्वान फिर भी दिया गया कि किसान अपने घरों से निकलें और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें और किसानों के हक की लड़ाई लड़ें। लगातार इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।